दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल लॉ एंड पीस पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी LLB कंप्लीट की है और आप कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं या आप ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं, तो आपको इस वीडियो से ऐसी टिप्स और नॉलेज मिलेगी जो कोर्ट में अपेयर होते समय आपके प्रैक्टिकली बहुत ही काम आएगी। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आपको पहले पता था लेकिन अब आप उन्हें भूल चुके हैं। कुछ बातें तो इतनी कॉमन हैं कि उन्हें हम प्रैक्टिकली रोज़ कोर्ट में यूज़ करते हैं, पर हमें उनके ओरिजिन और बेसिक मीनिंग ही नहीं पता होते। फ्रेश प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को कोर्ट में बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें कोर्ट में यूज़ होने वाली टर्म्स के बारे में बेसिक नॉलेज पता नहीं होती। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये एडवोकेट के प्रोफेशन में बहुत ही काम आने वाली टिप्स एंड नॉलेज देने वाली है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर नई वीडियो की खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। आपके लाइक और शेयर हमें आपके लिए और ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जजेस और एडवोकेट्स वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन ही क्यों पहनते हैं? सफ़ेद रंग प्रकाश, अच्छाई और भलाई का प्रतीक है। As a legal system is the only hope of justice for a common man, the color white is chosen to represent him. Black is the color of authority and power. सफ़ेद रंग रोशनी का प्रतीक है, उम्मीद की किरण का प्रतीक है। जब इंसान हर तरफ से निराश हो जाता है, तभी वो कोर्ट का रुख करता है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ उसे न्याय मिलेगा। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। काला रंग शक्ति का प्रतीक है, जो उसे न्याय दिलाएगी। इसलिए जजेस व एडवोकेट्स दोनों के ड्रेस कोड में श्याम श्वेत रंग रखे गए हैं। कोर्ट की ड्यूटी है डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, यानी कि सत्य की खोज, और एडवोकेट्स की ड्यूटी होती है कोर्ट को इस सत्य तक पहुंचने में मदद करना। द सिग्निफिकेंस ऑफ द कलर ऑल्सो सिग्निफाइज दैट द लॉ इज ब्लाइंड, क्योंकि प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट, दोनों के वकीलों की ड्रेस कोड समान होता है, उनमें कोई अंतर नहीं होता। गले पर आपने जजेस और एडवोकेट्स को एक बैंड भी बांधे देखा होगा। बैंड रिप्रेजेंट्स द अपहोल्डिंग ऑफ द लॉज ऑफ गॉड एंड ऑफ मैन। बैंड दो सफ़ेद कपड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। याद रखिए कि एक ब्लैक कोट या वाइट शर्ट नहीं है जो कि एक एडवोकेट को एडवोकेट बनाती है, परंतु उसका बैंड नेक पर बांधना अनिवार्य है। उसी से ही एक एडवोकेट की पहचान होती है। Advocate Act 1961 makes it mandatory to wear a black coat with white neck band. दोस्तों, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स के लिए गाउन पहनना भी अनिवार्य होता है। पहले ज़माने में गाउन के पीछे एक पॉकेट भी लगी होती थी। ये इसलिए लगी होती थी ताकि लोग अपने सामर्थ्य अनुसार पीछे से ही उस वकील की फीस उस पॉकेट में डाल दें, क्योंकि वकील के प्रोफेशन में पैसे से ज़्यादा सेवा भावना ज़्यादा महत्व रखती है। दोस्तों, आपने अंग्रेज़ों के समय की कोर्ट्स में जजेस को सफ़ेद रंग की विग लगाई भी ज़रूर देखा होगा। इस विग को पैरूक कहते हैं। यह विग सफ़ेद घोड़ों के बालों से तैयार की जाती थी। विग ब्रिटिश क्रिमिनल कोर्ट्स का इतना ज़्यादा अभिन्न हिस्सा थी कि अगर कोई बैरिस्टर विग लगाकर कोर्ट में पेश नहीं होता था तो ये कोर्ट का अपमान समझा जाता था। 300 से ज़्यादा सालों तक ये जुडिशरी सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा रही है। न्यूटन कहते हैं, लाइक मैनी यूनिफॉर्म्स wigs are an emblem of anonymity, an attempt to distance the wearer from personal involvement and a way to visually draw on the supremacy of the law. दोस्तों, ये हमेशा से कहा जाता है कि एन एडवोकेट्स ड्रेस इज़ हिज फर्स्ट एड्रेस। इसलिए आपको हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन के साथ साथ अपने ड्रेस कोड का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वकील बनने के लिए LLB करना ज़रूरी है। LLB की फुल फॉर्म हम कॉमनली सबको बता देते हैं कि बैचलर ऑफ लॉ। इसी तरह LLM की फुल फॉर्म हम मास्टर ऑफ लॉज कहकर लोगों को बताते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि जब बैचलर ऑफ आर्ट्स BA है तो बैचलर ऑफ लॉ BL क्यों नहीं है? यहाँ LLB क्यों आता है? आपको LLB लिखना भी आना चाहिए और इसकी फुल फॉर्म भी मालूम होनी चाहिए, जो कि होती है लीगम बैकालोरस। जी हाँ, ये एक लैटिन टर्म है। इसी तरह LLM की फुल फॉर्म होती है लीगम मैजिस्टर, विच मीन्स मास्टर ऑफ लॉज। इन लैटिन द प्लूरल फॉर्म ऑफ अ वर्ड इज एब्रीविएटेड बाय रिपीटिंग द लेटर, इसलिए यहाँ पर 2 बार L आता है।
दोस्तों, बात बहुत ही छोटी सी है। आप एडवोकेट तो बन गए हैं, पर क्या आपको एडवोकेट की परिभाषा मालूम है? एडवोकेट की परिभाषा एडवोकेट्स एक्ट 1961 में दी गई है। सेक्शन 2A कहता है, एडवोकेट मीन्स एन एडवोकेट एंटर्ड इन एनी रोल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। रोल मीन्स रोल ऑफ एडवोकेट्स प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड अंडर दिस एक्ट, जैसे कि स्टेट बार काउंसिल एट्सेट्रा। लॉ ग्रेजुएट एंड एडवोकेट में अंतर होता है। लॉ ग्रेजुएट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ इन हिज पोजीशन अ बैचलर्स डिग्री ऑफ लॉ फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पर एडवोकेट कोर्ट में अपेयर होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एडवोकेट इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, बट अनलेस एंड अनटिल ही गेट्स enrolled with any bar council, he cannot practice। दोस्तों, अब आप एक एडवोकेट हैं तो आपको कोर्ट में जज साहब के साथ और कौन कौन लोग बैठते हैं, उनके क्या पद हैं, उनका क्या कार्य है, इसके बारे में भी ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले हम बताते हैं, जज साहब के सामने जो फाइलें पेश करते हैं उन्हें पेशकार या रीडर कहते हैं। आपकी डेट कौन सी लगी है, अगली तारीख उस केस में, ये आपको रीडर ही बताएंगे। इसके अलावा दूसरी जानकारियों के लिए भी आपको रीडर के थ्रू ही जज साहब के पास पहुंचना होता है। कोई आपने डॉक्यूमेंट फाइल करना है, एप्लीकेशन लगानी है, तो आप रीडर को देते हैं और वो रीडर आगे जज साहब के सामने उन्हें प्रस्तुत करता है। जज साहब के मोस्टली बाईं तरफ आशुलिपिक या स्टेनोग्राफर बैठते हैं। इन्हें अलग अलग नामों से अलग अलग स्टेट्स में पुकारा जाता है। कहीं जगह इन्हें स्टेनोग्राफर, कहीं पर्सनल असिस्टेंट, और जैसे अगर सीनियर हो जाते हैं तो इन्हें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट भी कहते हैं। रीडर को पेशकार या हाई कोर्ट में इन्हें कोर्ट मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह जो कस्टोडियन ऑफ द फाइल होते हैं उन्हें एलमत कहते हैं। उनके जो जूनियर उनके असिस्टेंट होते हैं उन्हें असिस्टेंट एलमत कहते हैं। कोर्ट में ज़्यादातर एक पुलिस ऑफिशियल की भी ड्यूटी होती है, जिसे कि नायब कोर्ट कहते हैं। इसी तरह कोर्ट में जो अगर सिविल कोर्ट है तो जो एग्जीक्यूशन की फाइल्स मेंटेन करते हैं उसके कस्टोडियन होते हैं, उनकी डेजिग्नेशन होती है नाजिर। कोर्ट में जो आवाज़ लगाकर केस के पार्टीज का नाम पुकार रहे होते हैं उन्हें पियोन या अर्दली कहते हैं। कोर्ट के द्वारा इशूड समन्स या नोटिस को दूसरी पार्टी को सर्विस कराने के लिए जो लोग जाते हैं उन्हें प्यादा या प्रोसेस सर्वर कहते हैं। इसी तरह अगर किसी प्रॉपर्टी की कुर्की या अटैचमेंट होनी है तो उन्हें इस कार्य को करने वाले ऑफिशियल को बैलिफ कहा जाता है। जिस मंच के ऊपर जज, रीडर और स्टेनोग्राफर्स बैठे होते हैं उसे डायस कहा जाता है। जिस जगह पर विटनेस अपनी एविडेंस रिकॉर्ड कराता है उसे विटनेस बॉक्स या डॉकेट भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन की। अगर आप कोर्ट में एज एन एडवोकेट अपेयर हो रहे हैं तो या फिर तो आप प्लेंटिफ हैं, यानी जिस पार्टी ने केस डाला है, या फिर आप डिफेंडेंट हैं जिसके ऊपर केस डला है। अगर आप प्लेंटिफ हैं तो आपने जब आपका फेस जज की तरफ है तो आप अपने लेफ़्ट साइड पर खड़े होंगे और आपके दाहिने हाथ की तरफ अपोजिट पार्टी खड़ी होगी। अपनी पार्टीज को आप अपने पीछे खड़ा करेंगे। कई बार सेम पार्टीज के बीच में क्रॉस केसेस भी चल रहे होते हैं, तो अब इस तरह आप क्रॉस केस में दोबारा अपनी स्टैंडिंग पोजीशन बदल लेंगे। यानी अगर आप पहले प्लेंटिफ थे तो आप लेफ़्ट साइड पर खड़े थे, अब आप नेक्स्ट केस में डिफेंडेंट हैं तो आप अपने राइट साइड पर खड़े हो जाएंगे, और जो डिफेंडेंट थे वो आप प्लेंटिफ वाली साइड पर खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये कई बार कोर्ट में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। एडवोकेट्स के पास कई केस होते हैं, जल्दबाजी में कई बार वो गलत पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, जिससे कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो जाती है। ये कई बार कुछ छोटी सी चीज़ केस के अंदर होनी है, आपकी गलत प्रेजेंस मार्क हो जाती है, प्लेंटिफ की जगह डिफेंडेंट या डिफेंडेंट की जगह प्लेंटिफ की प्रेजेंस लग जाती है। इसलिए अपनी स्टैंडिंग पोजीशन का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा पार्टी वकील को अपने केस में कोर्ट में रिप्रेजेंट करने की अथॉरिटी देती है उसे वकालतनामा या वकालत पत्र भी कहते हैं। यह अंडर ऑर्डर 3 रूल 4 सब रूल 2 CPC के तहत फाइल किया जाता है। वकालतनामे के ऊपर वकील का नाम, चैम्बर एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल ID, इनरोलमेंट नंबर, वकील के साइन, पार्टी के साइन होना अनिवार्य है। दिल्ली में 25 रुपये की वेलफेयर स्टैंप लगानी भी हाल फिलहाल मैंडेटरी कर दी गई है। दोस्तों, वकालतनामा और मेमो ऑफ अपेयरेंस में अंतर होता है। मेमो ऑफ अपेयरेंस केवल उसी तारीख के लिए ही वैलिड होता है जब कई बार क्लाइंट आउट ऑफ स्टेशन होता है या वो साइन करने के एबल नहीं होता,
वकालतनामा पर, तो उस सिचुएशन में वकील मेमो ऑफ अपेयरेंस फाइल करके भी अपनी प्रेजेंस उस पार्टी के बिहाफ पर लगवा सकता है। यह अंडर ऑर्डर 3 रूल 4 सब रूल 5 के तहत फाइल किया जाता है। दोस्तों, वकालतनामा पूरे केस पेंडिंग रहने के दौरान इन फोर्स रहता है, पर यदि उससे पहले क्लाइंट की या उस वकील की मृत्यु हो जाए जिन्होंने वकालतनामा फाइल किया है, या केस उस क्लाइंट के मुतालिक ख़त्म हो जाए, तो वो वकील उस केस से डिस्चार्ज माने जाते हैं। दोस्तों, सीनियर एडवोकेट्स को वकालतनामा फाइल करने से मनाही है। अगर उन्होंने किसी केस में आर्ग्यू करना है तो उन्हें उस केस में जिन्होंने वकालतनामा फाइल किया हुआ है वो एडवोकेट ब्रीफ करते हैं एंड तब सीनियर एडवोकेट्स उस केस में आर्ग्यू करते हैं। दोस्तों, ज्ञान का समंदर इतना अथाह है कि कभी कोई भी इसे पार नहीं पा सकता। पूरी ज़िंदगी इंसान एक लर्नर या एक स्टूडेंट रहता है। इंसान को बड़े बड़े ज्ञान की बातों के साथ छोटी छोटी बातों का इल्म भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने गवाहों को कोर्ट में शपथ लेते हुए अक्सर देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि शपथ या ओथ का प्रोविज़न कहाँ पर दिया हुआ है? जी हाँ, ये CPC, IPC, CRPC या एविडेंस एक्ट कहीं भी नहीं लिखा कि विटनेसेस को ओथ दिलाई जाएगी। तो क्या आप जानते हैं कि एक जज भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गिल्टी हो सकता है? या इसका प्रोविज़न कहाँ पर दिया हुआ है? या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर किस किस कोर्ट को है? इसी तरह जो गवाह कोर्ट में अशिक्षित होने के कारण हस्ताक्षर नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में महिला या पुरुष गवाहों के कौन से हाथ का अंगूठा बतौर सिग्नेचर कागज़ पर लिए जाते हैं, इसका प्रोविज़न कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आपको अगले वीडियो में जानने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।